अब देखिए आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उनकी ओर मैं ले चलता हूं आपको। इसमें सबसे पहले आप सिलेबस देखें। यहां से आपका लोक प्रशासन, ठीक है ना, कितना है सभी ने लिखा है ना, देवन। अब आप देखोगे PYQ विजिट किया आप लोगों ने, इसको देखा है? ये 2012 से जो प्रश्न आते थे वो हैं आपके लिए। 75 नंबर से चालू है लोक प्रशासन। हाँ, 2012 से 17 तक, 18 से चेंज हुआ। 17 और 18 तो सेम ही है, 18 में चेंज हुआ है। नहीं ना? हाँ तो जो बदला है उसको तो बदला ही बोलोगे। ठीक है, कुछ चीज़ों को हटाया है इन्होंने। ठीक है, वो भी सिलेबस है हमारे पास, सारा रखा हुआ है। अब कम कर दिया ना, एक्चुअली पॉलिटी और लोक प्रशासन एक विषय हो गया। पहले दो अलग अलग विषय थे। पहले पता आपको 4 सेक्शन थे आपके, 50-50 नंबर के 4 सेक्शन थे आपके। तो 100 हो गया ना, 100 नंबर का हो गया लोक प्रशासन और पॉलिटी। पहले भी 200 नंबर का था, अभी भी 200 नंबर का। अभी 75-75-50 ऐसे कर दिया है। पहले 50-50 के 4 सेक्शन थे, तो लोक प्रशासन एक अलग सेक्शन माना जाता था। तो 50 नंबर का ही लोक प्रशासन था। अभी 50 नंबर में दोनों को पढ़ना है, तो एरिया कम होगा ना। तो पॉलिटी और लोक प्रशासन दोनों का एरिया कम हुआ है। हालांकि हम लोग इतना पढ़ ले रहे हैं कि कुछ आएगा तो कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दूसरा, उदारीकरण के अर्थ की विवेचना कीजिए। कुछ नहीं, उदारीकरण क्या है बताना है, राइट, 30 शब्दों में। विधि के शासन, पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन दोबारा मैं पढ़ाऊंगा इसको। विधि का शासन क्या है? ठीक है, तो विधि के शासन की जब हम बात करते हैं तो विधि के अनुसार चलता है। एवी डाइसी जो व्यक्ति हैं जिनको हम मानते हैं कि ब्रिटेन के संवैधानिक विशेषज्ञ, उनका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है ये, है ना। अभी पढ़ाया नहीं हूँ आपको, पढ़ाऊंगा मैं। पद सोपान को समझाइए। अब ये पुराने सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ेंगे हम लोग। पद सोपान, पद सोपान किसको बोलते हैं? संगठन में इस तरह से जो हायरार्की या सीढ़ी नुमा जो कॉन्सेप्ट है उसको पद सोपान कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर ए ऑफिसर है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, इसको पद सोपानिक व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है? लोक प्रशासन के अर्थ को, यहाँ प्रशासन के अर्थ को समझाना और यहाँ लोक प्रशासन के अर्थ को समझाना। नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? अब आप देखो आपका सिलेबस, नौकरशाही है यहाँ पर। ठीक है, और लोक प्रशासन में उदारीकरण को भी पूछा है। ऐसे आप भी टिक करते जाएंगे जब आप घर में विश्लेषण करेंगे। अभी तो मैं करके दे रहा हूं आपको। फिर संचार का क्या आशय है? कम्युनिकेशन, है ना, संचार। तो आई होप संचार होगा। प्रबंध नेतृत्व, ठीक है, संचार। अब प्रत्यायोजन क्या है? तो ये भी दिया हुआ है। प्रत्यायोजन आपके के पहले, है ना। प्रत्यायोजन मतलब अपने कार्य को नीचे स्तर पर कार्य को सौंपना प्रत्यायोजन कहलाता है।
तो आप देख रहे हैं पहले सीधे सीधे शब्दों में याद रखना है। अब आ गया निजी प्रशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो निजी प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन क्या है, फिर इसके बाद संगठन को समझाइए, समन्वय क्या है वो समझाइए। तो आप देखेंगे ये शब्द भी मिलेंगे आपको, समन्वय, और निजी प्रशासन भी आ गया, संगठन भी पूछ लिया, संगठन के सिद्धांत, संगठन क्या है वो भी बताना है। हालांकि संगठन के सिद्धांत, उपागम, संरचना एक ही टॉपिक है, संगठन के अधीन पढ़ना। विधि का शासन भी देख पा रहे हैं आप, ये दिख पा रहा है, कहाँ गया विधि का शासन, ठीक है। और क्या देखा इसमें अभी, हम बाकी देख रहे हैं। संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन के वर्गीकरण के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये किस में पढ़ते हो आप, पॉलिटी में पढ़ते हो। यहां दिख रहा है संसदीय अध्यक्षात्मक, यही टॉपिक है आपका, ये पॉलिटी का टॉपिक है। फिर इसके बाद सूत्र अभिकरण या लाइन एजेंसी कहा जाता है। इसमें दो शब्द होते हैं, सूत्र और स्टाफ कहा जाता है, ठीक है। स्टाफ को हिंदी में मंत्रणा कहा जाता है, शुद्ध हिंदी में मंत्रणा, है ना, कभी सुने थे, मंत्रणा कहा जाता है हिंदी में। तो आप देखोगे कि जो लाइन एजेंसी है, लाइन का मतलब जो सामने रहता है, जो पब्लिक के टच में है, प्रधानमंत्री लाइन एजेंसी है जो पब्लिक के टच में है, और स्टाफ एजेंसी कौन है, प्रधानमंत्री कार्यालय जो पीछे है। तो स्टाफ का काम क्या हुआ, पीछे बैठ के नीति बनाना, योजनाओं को तैयार करना, रजिस्टर मेंटेन करना, डेटा मेंटेन करना। ये प्रश्न अब नहीं पूछेगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया, ठीक है। ये 15 में आया हुआ प्रश्न है। अब इस, हाँ, सूत्र अभिकरण, वही तो लाइन एजेंसी, इंग्लिश में लाइन बोल रहे हैं, ऐसी एजेंसी जो डायरेक्ट जनता के संपर्क में होती है प्रत्यक्ष तौर पर, और जो पीछे बैठ के काम करती है उसको स्टाफ एजेंसी बोलते हैं। तो उदाहरण मैंने दिया, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, ये सब कौन है, लाइन एजेंसी है। लाइन मतलब या सूत्र अभिकरण, सामने जो रहेंगे, जो जनता के संपर्क में रहते हैं, ठीक है, ज्यादातर वो क्रियान्वयन में लगे रहते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो सीधे सीधे आप देखोगे तुलनात्मक लोक प्रशासन, ये तुलनात्मक लोक प्रशासन दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो विधायी नियंत्रण यहां आप देखोगे ये है प्रशासन पर नियंत्रण का टॉपिक। तो विधायी नियंत्रण, विधायी मतलब संसदीय नियंत्रण, विधायिका का नियंत्रण संसदीय नियंत्रण कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है आपको। फिर जिला या जनपद प्रशासन का क्या अर्थ है। तो जनपद गलत शब्द है, जनपद वहां बोला जाता है यूपी में, हमारे राज्य में नहीं बोला जाता। हमारे यहाँ जनपद का अर्थ होता है मध्यस्थ स्तर का, जनपद पंचायत बोलते हैं ना हम, तो ये गलत शब्द है। जिला या जनपद प्रशासन क्या है, जिला प्रशासन हमारे राज्य का शब्द है। जिला प्रशासन मतलब पढ़ाऊंगा मैं आपको, कलेक्टर की भूमिका इत्यादि, तो आप देखोगे यहां पर जिला प्रशासन आपको मिलेगा, ठीक है। लोक प्रशासन का प्रबंधात्मक दृष्टिकोण समझाइए। अभी आप जो पढ़े वो यही है, मैं बोला था प्रश्न आ चुका है। तो आप देखोगे सिलेबस में कहीं पर नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आ सकता है उसके मतलब जहाँ पर आप लोगों ने परिभाषा और ये सब पढ़ा, इससे पढ़ा दिया मैंने, लिखा नहीं है लेकिन पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। वो आ सकता, पुराने सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन वहां पर भी नहीं लिखा था सिलेबस में। लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी हैं। अगेन ये प्रश्न अब नहीं आएगा क्योंकि पहले के सिलेबस में था अध्ययन पद्धति, अभी नहीं है आपके सिलेबस में, बट फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सेफ्टी के साथ। मान लो आ ही गया देन व्हाट, है ना, फंस जाओगे तो अच्छा है कि एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लो। फिर इसके बाद प्रतिबद्ध या वचनबद्ध नौकरशाही का अर्थ क्या है। तो नौकरशाही के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे। देखो एक बार आ चुका है ना, दोबारा आ रहा है प्रश्न। नौकरशाही क्या है पहले पूछा, अभी बोला प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है।
तो नौकरशाही के प्रकार होते हैं, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। फिर पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं, ये अगेन सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको नेतृत्व में पढ़ा जाता है, कहीं पर नेतृत्व दिया होगा, ये यहां पर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेतृत्व वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद लोक प्रशासन को समझाइए, पहले भी पूछा था 12 में, लोक प्रशासन क्या है, और ये देखो प्रशासन से क्या समझते हैं, लोक प्रशासन का अर्थ 13 में पूछा है, 13 के बाद 16 में 17 में फिर आ गया, लोक प्रशासन को समझाइए। उसके बाद क्या बोला है, ई शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ई गवर्नेंस, तो कहीं पर होगा जिला के पास, ये है ई गवर्नेंस, पूछ लिया इस पर भी प्रश्न। ये पॉलिटी का हिस्सा है, ये गलती से यहां ले लिया गया है ना, सीएजी के बारे में पूछा गया है। इसके बाद राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग आज अखबार में है, कहां पर पढ़ोगे आप, सूचना के अधिकार में पढ़ोगे, यह है सूचना का अधिकार, दिख रहा है, यहां पर पढ़ोगे आप। तो डायरेक्ट संस्था को नहीं दिया, लेकिन पढ़ना पड़ेगा सूचना के अधिकार में, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम पेपर 7 में भी पढ़ोगे और यहां भी पढ़ोगे। पेपर 7 में कहां पढ़ोगे, पेपर 7 में कहां पढ़ोगे, भाग 1, पेपर 7 भाग 1 ऐसा बोलोगे, है ना। अधिनियम में पढ़ोगे। उसके बाद विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका की विवेचना कीजिए, ये अभी नहीं पढ़ाया हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब एक्सटेंडेड टॉपिक है, ऐसा समझ सकते हो। इसके बाद प्रशासनिक सुधार की अवधारणा को समझाइए, तो प्रशासनिक सुधार की अवधारणा कहाँ है आपका, प्रशासनिक सुधार ये है, दिख रहा है, सीधे प्रश्न आ रहा है, प्रशासनिक सुधार पूछा, अवधारणा क्या है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नीति निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, तो नीति निर्धारण, ये देखो सीधे सवाल नीति निर्धारण पर। इसके बाद विकास प्रशासन की अवधारणा क्या है, तो विकास प्रशासन आएगा कल या परसों में आ जाएगा, ये आ गया विकास प्रशासन आपका, तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन। इसके बाद प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की पद्धतियां क्या हैं, ये पॉलिटी का टॉपिक है। प्रशासनिक विकास की अवधारणा को समझाइए, विकास प्रशासन के लिए इसके महत्व का विश्लेषण समझाइए। क्या बोला, प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन, तो इसमें से कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है, अभी तो मार्क किया मैंने, विकास प्रशासन, ये देखा ना अभी आपने सवाल, विकास प्रशासन की अवधारणा क्या है, 13 में सवाल आया है और 14 में उसका डिटेल आ गया, क्लियर है। अब देखो इसको ऐसे छोटे से शब्द में समझ लो, जब हम बात करते हैं विकास प्रशासन की बात करते हैं, तो इसको ऐसा लिखेंगे, विकास के लिए अलग प्रशासन, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विकास प्रशासन, ठीक है। तो अंतर कैसे देखेंगे, सामान्य कार्यों के लिए क्या होगा, सामान्य प्रशासन, विकास के लिए अलग प्रशासन, ये क्या कहलाएगा, विकास प्रशासन। तो जब हम विकास प्रशासन की बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, प्रशासन का भी क्या करना होगा, विकास करना। तो प्रशासन के विकास का मतलब क्या हुआ, प्रशिक्षण, भाई आपको विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके लिए तो प्रशिक्षण मिल रहा है ना आपको, निमोरा में, मसूरी में मिलेगा, जब आप डिप्टी कलेक्टर बनोगे तो मिलेगा ना प्रशिक्षण, तो इस सामान्य प्रशासन के लिए मिलता है।
लेकिन विकास प्रशासन के लिए हमें क्या करना है? प्रशासन को विकास करना पड़ेगा, तब जाके वो विकास के काम को कर लेगा। विकास विकास में कंफ्यूजन नहीं पालना है। विकास यहाँ किसका? जनता का विकास। यहाँ किसका विकास? प्रशासन का विकास। तो आपका विकास कैसे होगा? प्रशिक्षण के माध्यम से होगा, टॉपिक को पढ़ा के होगा, अनुभव को शेयर करके होगा। इसीलिए दो टॉपिक पढ़ना है, विकास प्रशासन और प्रशासन का विकास। विकास के लिए प्रशासन, प्रशासन का विकास, ऐसे पूरा बोलने पर समझ में आएगा। विकास के लिए प्रशासन, प्रशासन का विकास, दो अलग अलग चीज है समझ में? विकास के लिए प्रशासन और प्रशासन का भी विकास। और विकास से आपका अर्थ क्या है? प्रशिक्षण। भाई आपको प्रशिक्षित किया जाएगा ना कि विकास क्या होता है, कैसे करना है, विकास में कहां दिमाग लगाना है। इसके लिए हमारे पास एक बेहतर संस्था है, वो नीति आयोग। नीति आयोग एक संस्था है जो विकास के कार्यों को करती है। यहाँ पर गवर्नर हाउस के पहले जाओगे तो राइट साइड में क्या लिखा? विकास भवन लिखा है, पढ़े हैं कभी? ऊपर एलईडी में लिखा विकास भवन। वो क्या काम कर? यही तो कर रहा है। उसका काम क्या है? विकास प्रशासन। तो वहां जो लोग बैठे होंगे उनका भी विकास करना होगा, ये कॉन्सेप्ट है। FW रिक्स नामक व्यक्ति हैं, लेखक, उनका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ेंगे बाद में, आगे बढ़ता हूं। फिलहाल इतना क्लियर है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली पॉलिटी का है, तो बाद में देखेंगे। अभिप्रेरण का सिद्धांत किन आधारों पर आलोचना की गई है? मास्लो कौन है? व्यक्ति है, एक लेखक है, अब्राहम मास्लो पूरा नाम है। अब्राहम मास्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत की किन आधारों पर आलोचना की गई है? तो आपके व्यक्तियों का नाम नहीं लिखा है ये है अभिप्रेरणा, दिखाई दे गया? तो अभिप्रेरणा हम लोग अलग से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें दो व्यक्तियों का नाम आएगा, एक तो मैस्लो को पढ़ेंगे और दूसरे हर्जबर्ग को पढ़ेंगे हम लोग। हर्जबर्ग, दो लेखक हैं। ये एक नया है 7S मॉडल, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको 2 या 3 बार पूछा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, रिपीटेड टॉपिक है। फिर इसके बाद जिला कलेक्टर की आपदा निवारक के रूप में भूमिका की विवेचना कीजिए, डिजास्टर मिटिगेटर। तो आपदा वाला मुद्दा कहां पढ़ते हो आप? आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो यहां पर जिला वाला टॉपिक है आपका जिला प्रशासन। तो दोबारा आ गया क्वेश्चन, ठीक है। देखो, जब हम बात करते हैं आपदा की तो इसको कैसे समझना है? कल बताया था क्या आपदा के बारे में? 26 दिसंबर 2004 हमारे देश में क्या लिखा है? सुनामी, टी साइलेंट होता है। सुनामी का तूफान आया। और सुनामी क्यों आती है? हाँ, वेरी गुड, समुद्र के नीचे भूकंप आता है, ठीक है ना। जैसे ये हम लोग प्लेट्स में बैठे हुए हैं, पता है ना आपको, धरती में बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं अंदर। तो इन प्लेट्स में हलचल होती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर कई बार चढ़ जाती है, ऐसे ऐसे है, हिल डुल के ऐसे चढ़ जाती है। तो इस बीच ऊर्जा का प्रवाह होता है और पानी में ऊर्जा के प्रवाह से पानी में हलचल होती है, ठीक है ना। तो वो जो हलचल है, आप देखोगे समुद्र को यदि आप इस रूप में देखेंगे, गहराई के रूप में, है ना, तो समुद्र आपको ऐसा दिखता है, गहरा होता जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो गहरा समुद्र है, यहाँ पर गहराई है, तो गहराई में क्या है अक्सर आपको पता नहीं चलता, ठीक है। दिखने में समुद्र ऐसा दिखता है ना, ऐसे करके, ऐसे, इस तरह से समुद्र को आप देखते हैं, पानी ऐसे दिखता है, ऐसे, क्लियर है। तो यहाँ पर प्लेट्स में डिस्टरबेंस हुई और एक प्लेट दूसरे प्लेट पर चढ़ गई, तो पानी में जो हलचल हुआ तो ऊर्जा पैदा हुई। तो वो ऊर्जा उड़ते 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 यहाँ तक इतना ही पहुँचता है वो। तो यदि बीच समुद्र में कोई नाव है या शिप है, उसको पता नहीं चलेगा कि भूकंप आया, उसको हल्का सा लगेगा तो उसको लगेगा लहर का झटका है, वो कुछ खास पता नहीं चलेगा।
क्योंकि ये 1 फीट पानी उठा तो 1 फीट तो सामान्य बात है समुद्र में, ठीक है। लेकिन यही ऊर्जा जब तट पर आए तो इसकी हाइट क्या होगी, मान लो इतना ही आपको ऊंचा करना है तो कितना आएगा, ये पानी इतना आएगा, यहां पर ये पानी और इतना आएगा, और यहां पर ये पानी बिल्कुल 20 फीट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऊर्जा तो उतनी ही रिलीज हो रही है ना, आगे बढ़ रही है पानी के सहारे, लहरों के सहारे। तो ये पानी जब 20 फीट का मतलब है 5-6 मंजिला, उस हाइट का पानी आप देख लोगे तो आदमी वैसे खत्म हो जाएगा। ये आप देख लो कि उतना सारा पानी आपके ऊपर गिरने वाला है खड़ी दीवार के जैसे, तो आदमी को अटैक नहीं आ जाएगा देख के। तो सोचो सुनामी में कैसा हाल हुआ होगा लोगों का, लोग सो रहे थे पता ही नहीं चला और पानी उनके घर में घुस गया था। मतलब लोग ऊपर से बह के नीचे चले गए, छठवें ऊपर माले में जो था व्यक्ति वो पानी के साथ नीचे आ गया, खिड़की दरवाजा तोड़ के बाहर पानी, ठीक है। इतनी जबरदस्त मतलब उसने पानी ने पटका था। एनीवेज, तो इसके बाद मतलब जो तटीय क्षेत्र थे खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन पे बहुत बुरा हाल था। वैसे इंडोनेशिया, मलेशिया है ना, श्रीलंका, इन सब का बुरा हाल था। तो इन सबको हमने सहायता भेजी, और यहीं पर 2005 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे देश में क्या करेंगे, आपदा नहीं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम हमने पारित किया, और इसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर 3 अलग अलग निकाय बना दिया। इसके अध्यक्ष पीएम, इसके अध्यक्ष सीएम और इसके अध्यक्ष कलेक्टर। तो यही सवाल आपको पूछा है, जिला प्रशासन की भूमिका आपदा प्रबंधक के रूप में, आ रहा समझ में। तो पहली बार इसका गठन किया गया, और यहीं पर एक और गठन किया गया, और वो गठन था नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ। पढ़ते होंगे, पीछे जैकेट में लिखा रहता है उनके, जो बचाव दल होते हैं। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ऐसा बनाया गया, और उसके बाद से लगातार हमने आपदा को घोषित किया कि आपदा क्या है, उसकी परिभाषा की, और हर विभाग को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। जैसे मान लो 2 फ्लाइट्स आपस में टकरा गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उड्डयन विभाग, उड्डयन समझते हैं, नागरिक उड्डयन विभाग। रेलवे में मान लो टकरा गए तो रेलवे विभाग जिम्मेदारी लेगा। कृषि में यदि टिड्डे समझते हैं, टिड्डों का अटैक होता है तो कृषि विभाग जिम्मेदारी लेगा, क्लियर है। यदि कहीं पर आकाशीय बिजली गिरी तो उसकी जिम्मेदारी मौसम विभाग लेगा। ऐसे सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई। अब देखो प्रबंध जो आपदा है उसके साथ एक रूल है कि आपदा को आप रोक नहीं सकते। आपदा आप रोक पाओगे? पॉसिबल नहीं ना, सब लोग मिलकर धरती को दबा के रखो, भूकंप आने वाला है, ऐसे हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपदा तो हो के रहना है, लेकिन आपदा के प्रभाव को कम करना आपके हाथ में। जैसे तूफान आएगा, तूफान को प्रेडिक्ट कर सकते हो, अभी भी भूकंप को प्रेडिक्ट करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना, ठीक है ना, क्योंकि आता है और आदमी गिर जाता है, ठीक है ना। लेकिन तूफान को प्रेडिक्ट कर सकते हो, बारिश को प्रेडिक्ट कर सकते हो, और क्या, ज्वालामुखी को प्रेडिक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि इन सब का पूर्वानुमान लगाना आसान है, लेकिन भूकंप का लगाना अभी तक संभव नहीं। लेकिन समुद्री भूकंप का पता लगाना आसान है, क्योंकि यहाँ जब भूकंप आएगा तो यहाँ पर ऊर्जा जनरेट होगी, तो यहाँ आप सेंसर रख दो, तो सेंसर क्या है, बताएगा कि यहाँ ऊर्जा जनरेट हो रही है, तो ऊर्जा को वो रिसीव कर लेगा, और ये क्या करेगा, सीधे सैटेलाइट को मैसेज दे देगा, सैटेलाइट से आपके सेंटर पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ऐसा किया है हमने, और अब हम निशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। हैदराबाद में ऐसा सेंटर है, ठीक है, जो विभिन्न देशों को निशुल्क सेवा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। एक संस्था है, ये देखो, ये उसके बाद ही हमने बनाया है, ठीक है। और ये दिख रहा है, मतलब ये वार्निंग सेंटर, अर्ली वार्निंग सेंटर कहा जाता है इसको। इनकॉइस पृथ्वी मंत्रालय के अधीन है ये, और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो इनका काम ही है सबको सूचना प्रदान करना, ठीक है। तो निःशुल्क सूचना प्रदान करते हैं, जैसे कोरल का अलर्ट है, ओशन स्टेट फोरकास्ट, सुनामी अर्ली वार्निंग है ना, पोटेंशियल फिशिंग जोन्स, सबके बारे में अब ये सैटेलाइट की सहायता से ये लोग
इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया और उनकी सहायता से ये लोग काम करते हैं। देखो दिख रहा है ना, ये बॉयज हैं जो सिग्नल भेजेंगे ऊपर, है ना, और वहां से वो सिग्नल रिसीव होगा। ये आपको दिख रहा है ना, सैटेलाइट को सीधे सिग्नल भेजेगा ऐसा यंत्र, और सैटेलाइट से आपके केंद्र में सूचना आएगी। आगे बढ़ूं, और हम बात कर रहे थे प्रश्नों की, आगे बढ़ते हैं। शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो शक्ति पृथकीकरण आपके सिलेबस में दिया गया है, ये है ना, इस पर सवाल आ चुका। फिर रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ऊपर लिखा हुआ है, देखा हमने, डबल क्वेश्चन आ चुका। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण में चयन, मूल्य और तथ्य की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना। हर्बर्ट साइमन वो व्यक्ति हैं जिनको 1947 में निर्णय निर्माण पर क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, उन्हीं के सिद्धांत को पूछा जा रहा है। आपने एक सवाल किया था, सीमित तार्किकता, आपने किया था ना, हाँ, वो आया हुआ प्रश्न वो इन्हीं का है प्रश्न, सीमित तार्किकता, बाउंडेड रैशनैलिटी, वो हर्बर्ट साइमन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, और उसी को इन्होंने पूछा है, 2 बार पूछ लिया है। तो आप देखोगे निर्णय निर्माण का ये दिख रहा है टॉपिक, लेखक का नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको लेखक के नाम से, साइमन के नाम से आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। संगठन के आधारों की विवेचना कीजिए। तो संगठन वाला टॉपिक आप यहां पढ़ोगे, यह है ना संगठन, यहां पढ़ोगे। इसके बाद नागरिक घोषणा पत्र आ गया 14 में प्रश्न, अभी जिसकी बात कर रहे थे हम लोग। फिर सूचना का अधिकार एक सफल तथा प्रभावी प्रजातंत्र की आवश्यक शर्त है। तो ये भी आपके टॉपिक में लिखा हुआ है, सूचना का अधिकार, ये इस पर दोबारा प्रश्न आ गया। सतत या धारित विकास पर एक टिप्पणी कीजिए। कहां पढ़ना चाहिए इसको, नो 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 नो, अभी कहां पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक में आएगा ये 2 या 3 बार आ चुका प्रश्न, विकास प्रशासन का हिस्सा। हाँ बिल्कुल ठीक, सही है रोहित, विकास प्रशासन में आएगा ये। ठीक है, सतत विकास, तो वहां पढ़ाऊंगा मैं। फिर राज्य बनाम बाजार, ये आपका सिलेबस का टाइटल ही है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ये है राज्य बनाम बाजार, दिख रहा है, एज इट इज आता है सवाल। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सीजीपीएससी को निकालना लाख बार आसान काम है, और एक बार प्रीलिम्स निकल जाए आपका, मेंस नहीं रुकना चाहिए। जब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई सिलेबस और प्रश्न आ रहा है, और यदि पास नहीं हो पाते हो, तो इसमें 2 लोगों की गलती है, कोचिंग वाले की और छात्र की गलती। मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं रहा हूं। यदि हम खराब पढ़ा रहे हैं, मैं आपको नहीं समझा रहा हूं ये मंत्र, फिर मेरी गलती, और मंत्र जानने के बाद आप उस मंत्र को नहीं गा रहे हो, तो फिर आपकी गलती। दिख रहा है कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ये विश्लेषण आप लोग नहीं करते हो घर बैठ के, जबकि आपको करना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, इस परीक्षा में अंधाधुन नहीं पढ़ना है, अंधभक्त नहीं बनना है। कैसे पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार, प्रश्न क्या आया है। नहीं तो ये लोक प्रशासन 5 महीने चलता है, 5 महीने नहीं पढ़ना है, पढ़ के खत्म करो 15 दिन में, इतने का ही सिलेबस है। लेकिन दिमाग तो लगाओ क्या आया है। आप एक मैच्योर ब्रेन है, और मैच्योर ब्रेन क्या क्या कर सकता है। आपकी 21 साल में शादी हो सकती है, 18 साल में वोट डाल देते हो आप, करते हो ऐसा, एक नए जीवन साथी को अपना लेते हो, नया विषय नहीं अपनाते बनेगा। सही है ना, उदाहरण, तुलना मेरी सही है ना। हाँ, तो भाई एक नए व्यक्ति को आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, नया विषय तो है, उसमें भी सब कुछ अलग से, उसमें तो पता ही नहीं होता सामने वाले के बारे में, रोज पढ़ोगे रोज पता चलेगा, है ना। और यहाँ तो प्री डिफाइंड सिलेबस है, वहां का सिलेबस भी क्लियर नहीं रहता, तो यहाँ तो इतनी स्पष्टता है ना। तो इसीलिए, और वो भी 21 साल में अलाउड हो, आप करो ना करो बात अलग है, अलाउड हो। यहाँ तो आप देख पा रहे हो कि इतना आसान करके दिया हुआ है, तो पास करना है इसको, इसलिए ये ज्यादा आसान काम है शादी करने से। ठीक है, हाँ, नीति निर्माण में राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थाओं की भूमिका। तो नीति निर्माण कहाँ है, आप देखोगे यहां कहीं पढ़ा था, ये है नीति निर्धारण। ठीक है, यही है आपका नीति निर्धारण। तो दोबारा प्रश्न आ गया, क्योंकि सेकंड टाइम कलर कर रहा हूं मैं।
तो नीति निर्माण में राजकीय का मतलब क्या हुआ? सरकारी संगठन। गैर राजकीय मतलब एनजीओ। अभी बात हो रही थी हमारी एनजीओ के भागीदार और इन सब के भागीदारिता से काम करना है। इसके बाद संसदीय प्रजातंत्र की परिभाषा दीजिए। भारत में सरकार के संसदीय प्रतिमान की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसका प्रश्न आप देखोगे यहां पर है, ये है संसदीय प्रणाली। प्रश्न आ रहा है, यहीं से आया, पॉलिटी का हिस्सा है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। विकास प्रशासन में जन सहभागिता की विवेचना कीजिए। जन सहभागिता चाहिए, मतलब बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के विकास नहीं हो पाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी डंपर लेके रोड बनाना है, लेकिन जब रोड बन रही है तो उसमें सहायता प्रदान करो, सहयोग प्रदान करो। पैसा नहीं देना है, लेकिन ट्रैफिक वाला बोल रहा है भाई इधर से जाओ तो इधर से चले जाओ, ये भी एक तरह का सहयोग हुआ। दूसरा कि एनजीओ के माध्यम से जन सहभागिता, या फिर वो बोल रहा है कि आरटीआई के माध्यम से आप करप्शन को उजागर करो, तो आप कम से कम उजागर करो। फिर वो बोल रहा है कि यदि कुछ गलती हो रही तो शिकायत करो, सुझाव दो तो सुझाव दो आप उसमें। तो विकास कैसे होगा? जन सहभागिता से। क्लियर? जैसे दिल्ली में एक उदाहरण है आपके सामने, दिल्ली में एक व्यवस्था चलाई जाती है, उसको कहा जाता है भागीदारी दिल्ली। ये देखो, भागीदारी दिल्ली है ना, वहां पर एक मॉडल ही बनाया गया है। क्या बोला? भागीदारी, अ सक्सेसफुल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट सिटीजन। सो उस तरीके से वहां पर मिलकर काम करने की बात हो रही। कहां पर? दिल्ली में। एक मिनट, का अलग से एक लोगो बना हुआ है। ये है, ये भागीदार का लोगो है ना, मतलब मिलके काम करेंगे। देखो हाथ का सिंबल है ना, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो अब जैसे आपको बोला है कि सूखा कचरा गीला कचरा अलग करो, तो हम लोग घर में सोच रहे हैं कौन झंझट करे, डालो एक बकेट में वो ले जाएगा। तो ये क्या हुआ? असहयोग हुआ। भाई वो आदमी बदबूदार जगह खड़े होके उसको अलग कर रहा है, आपको पहले ही अलग करना है। केला का छिलका इधर डाल दो, पॉलीथीन इधर डाल दो, इतना ही तो बोल रहे हैं। अब इतना हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी गलती है, हम सहयोग ही नहीं करना चाहते, अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, इस आधार पर यह समस्या है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद विकास प्रशासन का सवाल, फिर फेडरल गवर्नमेंट, संघात्मक शासन। तो ये आ गया आपका, ये संघात्मक शासन पॉलिटी का टॉपिक है, यहां पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद प्रश्न आया है आपको, बड़ा प्रश्न आया है, सुशासन वर्तमान काल में संपूर्ण प्रशासकीय पर्यावरण को अनुप्रमाणित करता है। कितने मार्क्स का है और शब्द कितना था? पुराना पैटर्न था, ऐसे से भी भारी पड़ता था ये। यदि गलती से छूटा तो सीधे आप, सांप काटता है जीरो पे आते हैं ना, 160 पे आपका मूल्यांकन होता। भाई 200 नंबर का पेपर है तो 40 वैसे कट गया आपका। फिर इसके बाद नवलोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन का कुछ सुस्पष्ट लक्ष्यों एवं विरोधी लक्ष्यों के साथ विकास हुआ है। चर्चा कीजिए 40 शब्दों में। तो लक्ष्य और विरोधी लक्ष्य जो आपने लिखा ना, एंटी गोल्स प्रति लक्ष्य, उसी को विरोधी लक्ष्य बोला है, तो उसी को ही लिखना था। तो आपका सिलेबस है नवलोक प्रशासन का, ये देखो है ना, नवीन लोक प्रशासन। इसके बाद नेतृत्व से क्या समझते हैं, नेतृत्व के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। नेतृत्व का सवाल ये देखो, दोबारा आ रहा है प्रश्न, आ गया। इसके बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास के कारणों का उल्लेख करते हुए उसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन ये है, दोबारा आ रहा है प्रश्न। इसके बाद अठारह के बाद जो आया है उसको देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, इतिहास के बाद आएगा।
ये संवैधानिक संशोधन पॉलिटी का टॉपिक है। सुशासन का अर्थ बताइए। गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस आपके ई गवर्नेंस के पास में ये सुशासन दिख रहा है। अभी किया नहीं, अभी करेंगे हम लोग सुशासन। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पॉलिटी का सवाल है। संसदीय प्रशासन, इसको हमें पॉलिटी में भी पढ़ना है, पबेड में भी पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी में नहीं समझाऊंगा तो शुरू ही नहीं होगी क्लास। ये है संसदीय और अध्यक्षात्मक, दिख रहा है दोनों से सवाल। विकास प्रशासन की विशेषताएं बताइए। विकास प्रशासन पढ़ते आ रहे हैं। अभिप्रेरणा का अर्थ बताइए। अभी किसको पढ़ाया था मैंने? मैस्लो, है ना, अब्राहम मैस्लो। फिर से पूछा है, ये पॉलिटी का टॉपिक है, वायसराय और गवर्नर जनरल। फिर इसके बाद नाम मात्र की कार्यपालिका, किसको बोल रहा है? प्रेसिडेंट, पॉलिटी का टॉपिक है। संवैधानिक संकट पॉलिटी का टॉपिक है। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस आपका यहां पर कहीं है, ये है। दोबारा आ गया प्रश्न, ठीक है। नए बच्चे समझ पा रहे हैं पॉलिटी और पब्लिक एड एक साथ क्यों आया है? सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? 18 के बाद, ये देखो ये 18 का प्रश्न है, कहाँ गया 18? ये 18 के बाद सिलेबस चेंज हुआ है और पॉलिटी और लोक प्रशासन एक ही टॉपिक में डाल दिया है। ये देखो, ये एक ही दिख रहा है ना आपका, ये दिख रहा है, संविधान एवं लोक प्रशासन एक में डाल दिया है और मात्र 50 नंबर का कर दिया टोटल। पहले अलग अलग विषय के रूप में था, देखो एक ही में दोनों का सिलेबस दे दिया है। आई होप समझ पा रहे हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर हम कैसे छांटे? आपको सीखना पड़ेगा, इसीलिए तो क्लास अटेंड कर रहे हैं। जैसे पहले मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, कि यहां से यहां तक आया है लोक प्रशासन, मैंने लिखवा भी दिया आप लोग को सिलेबस। इसके बाद तृतीय मिनोब्रुक, तो 2 भी पढ़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा तीनों को पढ़ेंगे। ये 2008 में हुआ है, हर 20 साल में होता है वो, ठीक है। इसके बाद प्रभावी संप्रेषण के मार्ग की बाधाएं बताएं। संचार, संचार है आपका टॉपिक। इसके बाद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, ये पॉलिटी का टॉपिक है। राज्य व्यवस्था, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ बताइए। ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। क्लैरिफाई डायरकी, ये कहां पढ़ोगे आप? इसको आप पॉलिटी में पढ़ोगे, ठीक है, ये भी पॉलिटी का टॉपिक है। संघात्मक शासन, ये आपका आ गया नीचे। इसके बाद 2 नंबर आ गया अभी कुछ देर पहले, राष्ट्रपति को पद से हटाना, ये पॉलिटी का टॉपिक है आपका। एलएम सिंघवी के रिपोर्ट, ये पंचायती राज वाली रिपोर्ट है, 2 नंबर में आया। इनके रिपोर्ट के बाद ही इस कमेटी का गठन हुआ था 1986 में, और इस कमेटी की अनुशंसा के बाद हमने क्या किया था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया था 1992 में, ठीक है। इसके बाद कैबिनेट मिशन, कहां पढ़ोगे इसको? पॉलिटी में, इतिहास में भी पढ़ते हो। अध्यक्षात्मक शासन फिर आ गया, अभी आया था ऊपर, फिर से आ गया सवाल। प्रत्यायोजन आपके यहां कहीं है, प्रत्यायोजन ये है ना, दोबारा आ गया प्रत्यायोजन। इसके बाद कुशल नेतृत्व की विशेषताएं, उसी के साथ में है लीडरशिप। भारतीय परिषद अधिनियम, देखो इतिहास में और पॉलिटी में पढ़ोगे इसको। भारतीय संविधान की उद्देशिका, पॉलिटी का सवाल है। भारत के संविधान 21A, पॉलिटी का सवाल है, पढ़ चुके हम। नहीं नहीं, कुशल थोड़ी ना लिखेगा मेरे भाई, क्या लिखा है? तो नेतृत्व के गुण वगैरह पढ़ोगे ना। अब एक ही तरह का सवाल थोड़ी ना आएगा, नेतृत्व क्या है, नेतृत्व किसे कहते हैं, नेतृत्व के बारे में लिखे, कितनी बार पूछेगा? तो उसके वैरायटी को पढ़ोगे ना आप। तो मैं खोलूंगा, हाँ हाँ हाँ, पंचायत को अब दोनों जगह पढ़ोगे ना, मैं यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा आपको, पॉलिटी में भी पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे, क्योंकि पॉलिटी में लिखा नहीं है लेकिन उसको यहीं पर लिख दिया है, अब उसको कहीं पर भी पढ़ लो। लेकिन पॉलिटी में ज़्यादा आसान होता है उसको पढ़ना, क्योंकि आप फ्लो में होते हो, पॉलिटी के फ्लो में, तो आपको समझ में आ रहा होता है। यहाँ अचानक जैसे कोई नया छात्र आके बैठा तो लोक प्रशासन तो समझ में आ जाएगा उसको, अचानक से पंचायती राज आने पर उसको समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से आ गया। आ रहा है समझ में?
भाई लोक प्रशासन के ऑप्शनल का पेपर 1 पूरा सिद्धांत में चलता है और पेपर 2 पूरा उसका पॉलिटी जैसा सिलेबस होता है। कहां पर? यूपीएससी में। तो आप तो यूपीएससी नहीं हो ना, आप तो बना रहे हो सिलेबस चोरी करके, इधर उधर से चोरी भी बढ़िया से करते ना, तो उठा के कहीं भी कुछ भी चेप दिया इन्होंने, इसमें आप कंफ्यूजन में रहते हैं। तो कायदे से उसको पॉलिटी में ही पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन मैं यहां पर भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ही पॉलिटी पढ़ाता हूं, मैं ही पॉवेट पढ़ाता हूं, तो मेरे लिए आसान है करना। आगे बढ़ूं। अब इसके बाद ये आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है लोक निजी भागीदारी, शुरू यहीं से हुआ ना हम लोग का। फिर सामाजिक सुरक्षा, ये भी मतलब कहीं भी पढ़ा जा सकता है, सिलेबस में नहीं लिखा है फिर भी पढ़ेंगे इसको। नवलोक प्रबंध में स्थानीयकरण का क्या अर्थ है? अब देखो आपके सिलेबस में नवलोक प्रबंधन नहीं है, मगर आया ना सवाल, तो स्थानीयकरण मतलब क्या हुआ? विकेंद्रीकरण, स्थानीयकरण, स्थानीय चीजों को बढ़ावा देना है। अब इसके बाद भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य, पॉलिटी का टॉपिक है। ब्रिटिश काल, पॉलिटी का टॉपिक है। सीमित बौद्धिकता, जो आप पूछ रहे थे, बाउंडेड रैशनैलिटी, ये किसका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है? हर्बर्ट साइमन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, हर्बर्ट साइमन। शायद मैंने इसका अर्थ बताया होगा आपको कि हमारे पास किसी चीज के प्रति निर्णय लेते वक्त हमारे पास सीमित तार्किकता होती। तार्किकता मीन्स तर्क, तर्क मतलब उसका अर्थ ढूंढना, उसका कारण ढूंढना कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। जैसे आपको मोबाइल लेना है, तो आईफोन लेना है या सैमसंग लेना है या और कोई सस्ता मोबाइल लेना है, ठीक है? तो आप जब लेते हो तो ब्रांड में तो ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रांड वाली शॉप में गए, आईफोन कहीं भी ले लो एक ही जैसा मिलेगा। ऐसा नहीं ना, दिल्ली में अलग मिलेगा, रायपुर में अलग मिलेगा। लेकिन समस्या तब आती है जब कहीं पर ब्रांड ना हो। जैसे कोई चीज़ आपको खरीदना है, मान लो शर्ट खरीदनी है नॉर्मल, तो आप क्या करोगे? शर्ट खरीदने से पहले कितनी दुकान में जाओगे? बताओ, गिनती में बताओ कितनी दुकान में जा सकते हो, है ना? वहीं जाते हो। और इसी तर्ज पर मॉल खुल गए कि यहीं आ जाओ भैया, 3-4 दुकान इसी छत के नीचे है, ठीक है? लेकिन आपकी स्टेमिना और महिलाओं की स्टेमिना में अंतर है, ठीक है? वो देखा अनुभवी आदमी वो 50 साड़ियां खुलवा सकती हैं कि भैया नहीं, मजा नहीं आया, और वो भी उतनी स्टेमिना के साथ दिखाता है वो। ठीक है बहन जी, आप बैठो आराम, चाय लाओ, चाय पिला के फिर बोलता है फिर छांटो नए सिरे से, शून्य से चालू करता है वो। तो आप देखोगे कि तर्क मतलब वहां पर क्या है कि सीमित बौद्धिकता, आपका ब्रेन कुछ निश्चित चीजों को ही तुलना कर सकता है। आपको याद नहीं रहेगा कि पहली साड़ी जो देखे थे और आखिरी साड़ी में क्या अंतर है, जब तक वो दिखा ना दे। फिर वो क्या करता है, अच्छा दीदी एक काम करते हैं, इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, ये 3 अलग कर दी, और बताइए अब, ऐसे करके वो छटवाता है आपसे। वो आपकी मदद ना करे तो आप जीवन में कपड़ा ना ले पाओ, कंफ्यूजन होता है ना बहुत सारा। खैर, तो आप देखोगे सीमित बौद्धिकता, इसका मतलब होता है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तुलना के लिए कम कर पाते हो। जैसे आप लैपटॉप में खोलोगे कि मोबाइल के मॉडल्स में तुलना करनी है, ऐसे आता है कॉलम बन के, इसमें ये फीचर ये नहीं है, रॉन्ग 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 टिक टिक ऐसा लगा रहता है। तो कंप्यूटर ये काम कर सकता, आप नहीं कर सकते। इसी का उदाहरण जीवन साथी की तलाश करने में, आप कितने साथी को छांट सकते? जब लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं या घर में रिश्ते आ रहे होते हैं, तो कितने लोगों को आप छांट सकते हो? नहीं मम्मी ये नहीं, ऐसे, है ना? कितने लोगों को कर सकते हो? और कितना डेटा याद रहेगा आपको कि पहले वाला कैसा था, आखिरी वाली कैसी है? सीमित बौद्धिकता। तो जो फिर आखिरी में क्या होता है, आदमी जो बेस्ट अवेलेबल उसको लगता है, जिसे आदमी शादी कर लेता है। होता है ऐसा? आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि मैं सर्वश्रेष्ठ लड़की से शादी किया हूं। वो सर्वश्रेष्ठ आपके लिए है, वो सर्वश्रेष्ठ आपके लिए है। जैसे आप मम्मी को बोलते हो, मम्मी देखो मैं बहुत बढ़िया शर्ट लेकर आया, वो बहुत बढ़िया आपके लिए होता है। वो शर्ट अपने आप में बढ़िया नहीं है, क्योंकि उससे बढ़िया कोई और होगी, क्योंकि आपने ढूंढा नहीं है। आप मुंबई थोड़ी ना गए ढूंढने, आप दिल्ली थोड़ी ना गए, आप सीमित रूप में पंडरी के एक दुकान से जाके चुपचाप कपड़ा ले आए। ऐसे कितने लड़कियां होंगी, उनमें से किसी एक से आपने स्थानीय उपलब्धता के आधार पर शादी कर ली। आप ये नहीं कहे ना कि मुंबई पहले जाके छांटूंगा, फोटो देखूंगा, घर घर लेकर खटखटाऊंगा, फिर मैं शादी वादी करूंगा ऐसे। तो इसका मतलब आपकी जो तार्किकता है उसमें सीमितता है निर्णय निर्माण के वक्त,
ठीक है। और कोई भी चीज में या तो आप पहले से जानकारी रहती है इसलिए आप छांट लेते हो कि चलो मुझे यही लेना, यही ब्रांड का लेना, आईफोन लेना, चुपचाप गए, पैसा दिए, आईफोन घर लेकर आ गए, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। लेकिन जब पहली बार किसी चीज को नया लेना है तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है। तो उसी को निर्णय निर्माण के सिद्धांत में साइमन ने समझाया है कि आप अपने निर्णय लेते वक्त बहुत ज्यादा तार्किक नहीं हो सकते, सीमित तार्किकता का इस्तेमाल करते हैं। और आप निर्णय अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ करते हैं, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ हो जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा समझाया। बाद में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। फिर क्या आ गया आपका, पढ़ा है हम लोगों ने 5 लक्ष्य, वही लिखना। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये किसका है, ये पॉलिटी का टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासनिक ढांचे में संभागीय आयुक्त की भूमिका, तो कहां पूछा है, प्रशासनिक ढांचा। ठीक है। इसके बाद 18 का 4 नंबर का प्रश्न, संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32 को पढ़ना है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण पॉलिटी का टॉपिक है। जिला प्रशासन में कलेक्टर की भूमिका, तो जिला प्रशासन आपका है, ये आ गया जिला प्रशासन। इसके बाद महान्यायवादी पॉलिटी का टॉपिक है। आर्टिकल क्या है इसका, 76, वेरी गुड। 76 में प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण, तो अब तक कौन कौन सा, पहले भी आया था संसदीय नियंत्रण, फिर से आया। इसके बाद लोक प्रशासन में नए आयाम क्या, ये पढ़ाना बाकी है, ये आपके सिलेबस में लिखा है, ये देखो, लोक प्रशासन में नए आयाम दिख रहा है, सीधे सिलेबस से आया हुआ प्रश्न है, अभी पढ़ना बाकी है। डाइसी द्वारा प्रतिपादित विधि का शासन आपके सिलेबस में है। आधारभूत ढांचा पॉलिटी का है। लोक आयुक्त की भूमिका, ये आपके पबैट का है, लोकपाल एवं लोक आयुक्त। ठीक है। राइट टू लिबर्टी पॉलिटी का सवाल है। संविधान का 74वां संविधान, ये पबैट में पढ़ेंगे हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पॉलिटी का टॉपिक है। भारतीय परिषद अधिनियम पॉलिटी का टॉपिक है। अनुच्छेद, ये सही है 300, ये आर्टिकल गलत हो गया है, 323, ये यूपीएससी के रिपोर्ट के बारे में सवाल है ना, प्रतिवेदन, पॉलिटी में पढ़ोगे आप इसको। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, अनुच्छेद क्या है इसका, आप लोग पॉलिटी पढ़े हो ना मेरे साथ, नहीं भाई भूल गया, पढ़ाए उन्हें, हिंदी इंग्लिश में बहुत कंफ्यूजन होता है, नहीं पढ़े हो पॉलिटी अभी, नहीं बच्चे, 51 नहीं है, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन का टॉपिक है, ये कैट सेंट्रल, ये आपके अभी अनुच्छेद यहां पढ़े ना हम लोग 323, 323 के बाद अगला अनुच्छेद यही वाला है, 323A संशोधन से आया है, केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण। उसके बाद समन्वय की सीमाओं और बाधाओं का उल्लेख कीजिए, ये आपके पब्लिक एक्ट का टॉपिक है। समन्वय है, अभी बात कर रहे थे हम लोग समन्वय के बारे में। राज्य सूची पॉलिटी का टॉपिक है। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति पॉलिटी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का संगठन शक्ति, तो मान लो छत्तीसगढ़ छुपा दिया जाए तो विधानसभा का संगठन और शक्ति जो लिखोगे वही छत्तीसगढ़ वाले में लिखना, क्योंकि अलग से छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बनाया ना, आ रहा समझ में, जो मध्य प्रदेश का है वही आपका है, जो यूपी का है वही आपका है। सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्न्यायिक, ये पॉलिटी का टॉपिक है। सूचना का अधिकार, ये आपका टॉपिक है, पबैट का टॉपिक है और पेपर 7 का टॉपिक है। राज्यपाल की शक्ति पॉलिटी। संगठन से संबंधित 7S, पहले भी पूछा है 7S मॉडल, दोबारा आ गया। प्रधानमंत्री की भूमिका पॉलिटी का टॉपिक। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, ये आपको क्या है, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज एक्ट को पढ़ना चाहिए और सभी लोग मार्केट से किताब ले भी लो, पूरा उसका अधिनियम का पब्लिकेशन आता है, खरीदा आप लोगों ने, नहीं तो हाँ जी बोलिए तुलसी। बुक का नाम नहीं होता बच्चे, ये एक्ट है, अधिनियम है, उसको प्रिंट करके लोग बेचते हैं। अधिनियम समझते हैं ना, कानून। भाई राष्ट्रीय स्तर पर तो जो संविधान में है वो है, फिर हर राज्य ने अपने स्तर पर
पंचायती राज और नगर पालिका के लिए अलग से कानून पारित किया। जैसे अब हमारे यहाँ मान लो बोला गया है कि ग्राम सभा की बैठक में 10% महिलाओं का होना जरूरी है, मान लो ऐसा बोला है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कुछ और बोला होगा, ठीक है, कहीं कुछ और बोला होगा। इसको स्थानीय स्तर पर मतलब राज्य स्तर पे अपने अपने हिसाब से उसको ढाल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बना दिया, कॉमन कानून। उन्होंने बोला कि हमने पंचायती राज अधिनियम लागू कर दिया, कहां पर, संविधान में। अब आप लोग अपने यहाँ पर अधिनियम पारित कीजिए, उसको अपने अनुसार चलाइए। आप लोग मोटे मोटे प्रावधान वही होंगे। जैसे उन्होंने बोला 1/3 आरक्षण देना है तो देना ही है। अब हमारे यहाँ पर 50% आरक्षण किया, वो अपने हिसाब से किया, वहां के संविधान में संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन राज्य कर सकते हैं संशोधन। हमारे यहाँ बोला सरपंच को कौन बर्खास्त कर सकता है, तो हमारे यहाँ सरपंच को मान लो थोड़ी देर के लिए कलेक्टर बर्खास्त कर सकता है, कहीं पर एसडीएम भी कर सकता होगा। तो ये राज्य अपने अपने स्तर पर कानून बनाएंगे। उसी कानून की प्रति मार्केट में बिकती है, आप चाहो तो डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। आ रहा समझ में? हाँ हाँ, आ जाएगा मेरे भाई, लेकिन ले लोगे ओरिजिनल आपके पास रहेगी ना किताब, तो एक एक प्रावधान को आप देख लेना थोड़ा सा। मान लो सर के पढ़ाने से कुछ छूट गया तब क्या करोगे? हालांकि कोई टीचर नहीं छोड़ता है, फिर भी जब मार्केट में वो किताब है तो ले लेना, बेयर एक्ट। इससे क्या होगा, क्योंकि इस साल प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन आए, पिछले साल 6 सवाल आए थे गिनती करके, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा ना, ठीक है। ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 50 से 75 रुपए की आती है बस, वो इतना ही है उसकी कीमत। और हाँ जी बच्चे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम दे दो बोलना, वो दे देगा। और बाकी एक बार गिरीश सर से और बात कर लेना, ठीक है ना। और मान लो सर सारे प्रावधान कवर करा रहे होंगे, फिर तो ठीक है, लेने की जरूरत ही नहीं। हाँ, अब इसके बाद क्या बोला है, नगरीय विकास में पर्यावरणीय कारकों की सतत विकास के संदर्भ में विवेचना कीजिए। सतत विकास कहां पढ़ेंगे? विकास प्रशासन में पढ़ेंगे। नहीं, नगरीय निकाय का हिस्सा नहीं है। नगरीय निकाय में सतत विकास को जोड़ना है, दो सेपरेट सेपरेट टॉपिक हैं। सतत विकास को कहां पढ़ रहे हैं? विकास प्रशासन में। तो विकास प्रशासन चलाओगे कहां, विकास कहां करोगे? दो ही जगह करते हो, कहां? यस, वेरी गुड। या तो गांव में करोगे या तो शहर में करोगे। जनता कहां रहती है? गांव या शहर में रहते हो ना आप कहते जरूर दिल्ली, लेकिन दिल्ली क्या है, शहर है। या गांव में रहते हो, छोटा बड़ा करके उसको अलग अलग नाम दे, किसी को आपने जिला बोल दिया, किसी को तहसील बोल दिया, किसी को ब्लॉक बोल दिया, किसी को पंचायत। फर्क इतना ही तो है ना, वो प्रशासनिक स्तर पर फर्क है, लेकिन रहते दो ही जगह हो, या शहर या गांव। तो दोनों में से किसी एक का विकास या दोनों का विकास। तो नगर का विकास, अब नगर में सतत विकास क्या है? जैसे आपके घरों से निकलने वाला पॉलीथीन, प्लास्टिक, वो कहां जाएगा? सरोना ट्रेंच ग्राउंड में जाएगा। जानते हैं सरोना, जहां पर कचरा डंप किया जाता है। अब सोचो वहां की जमीन, वहां के पीने के पानी और वहां के लोगों का क्या हाल होगा, जहां पर आप कचरा डंप करते हो। सड़ने के बाद कितना बदबू करेगा, ठीक है। और प्लास्टिक के जो गुण हैं वो जमीन के अंदर जाएंगे, तो मिट्टी वहां की खराब होगी। इसका मतलब क्या हुआ? सतत विकास नहीं है। सतत विकास क्या कहता है कि विकास का ऐसा मॉडल चुनो जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहे। ये सतत विकास, सतत मतलब निरंतर विकास। तो निरंतर कब होगा? जब आप संभाल के चलोगे पर्यावरण को। तो नगरीय विकास में, तो नगर के विकास में पर्यावरणीय कारक। तो अब मकान हमारे, हमने क्या किया, पूरे तरफ हमने कंक्रीट बिछा दिया, शहरों में बिछा दिया हमने। अब पानी कहां जाएगा? पानी जाएगा घर के अंदर। पानी घर के अंदर जा रहा है बाढ़ के रूप में। थोड़ी सी बारिश होती, पानी घर के अंदर जाता है, क्योंकि जमीन सोखे कहां, आपने कंक्रीट बना दिया, उसको जगह जगह बिल्डिंग बना दिया आपने, नाली की जगह छोड़े नहीं है। समझ में आ रहा है टॉपिक? तो नगरीय विकास के साथ, नगरीय विकास में पर्यावरणीय कारकों की सतत विकास के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो पर्यावरणीय कारक क्या है? जैसे आप जो पब्लिक के मूवमेंट के लिए क्या बनाओगे शहर में, ज्यादा आसान क्या रहेगा? पब्लिक मूवमेंट, जनता के आने जाने के लिए क्या साधन सबसे बढ़िया रहेंगे? यस, सार्वजनिक सेवा। क्योंकि रोड में चलने वाला व्यक्ति, मान लो ये रोड है, इसमें एक बस चल रही है
और इसके बराबर 2 कार खड़ी है, तो एक आदमी बैठा है, एक आदमी, इसमें 50 आदमी बैठे हैं, तो ज्यादा फायदेमंद क्या है? बस। तो बस लेकिन ढंग की चलाओगे तब ना जनता जाएगी उसमें। अब बस में पूरा ठूंस दियो भेड़ बकरी की तरह, तो आदमी कहां जाएगा? वो बोलेगा ठीक है मैं अपनी कार में खुश हूं। तो सुविधा दोगे ना। फिर मेट्रो रेल, मेट्रो किससे चलती है? आप देखोगे ज्यादातर उसमें सोलर लगाया जा सकता है मेट्रो में, तो उसको सोलर से चलाओ, ऊर्जा बचेगी, प्रदूषण कम होगा। दिल्ली में कितना उपाय करना पड़ रहा है। दिल्ली का यदि टॉपिक देखोगे तो दिल्ली में तो पागल ही बना रखा है। आप एक तरह से गैस चेंबर में रहते हो, दिल्ली गैस चेंबर है, उसी में सांस लेते हो, जहर अंदर बाहर, कुछ भी कर लो जहर ही पियोगे। जोर से सांस लो तो भी है, धीरे सांस लो तो भी वही है, कुछ उपलब्ध नहीं है वहां पर। और दिल्ली से कम से कम 40-50 किलोमीटर बाहर निकलते हो तब जाके राहत मिलती है कि हाँ फ्रेश एयर है। इतना ज्यादा पोल्यूशन है, 1 करोड़ लोग हैं और 3 करोड़ गाड़ी है वहां, तो कहाँ रखते होंगे? सोच के देखो, आप जगह ही नहीं। आ रहा समझ में? एकदम घर में चिपका चिपका के रखते हैं, रोड में चलने की जगह ही नहीं वहां पर, इतनी गाड़ियां हैं। वहां के लोग दिखावा में ज्यादा विश्वास करते हैं। एक शादी में 4 लोग गए हैं और सब एक ही घर से गए हैं और 4 अलग अलग गाड़ी में गए, ठीक है, और एक ही टाइम पे निकले होंगे। तो ये तो हालात हैं। एनीवेज पढ़ेंगे इसको, आई होप क्लियर है। जोड़ना कैसे? नीति निर्माण को समझाइए। इसके बाद भारत सेंटेंस में कुछ गड़बड़, भारत में लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं क्या है? तो तीनों आ गया। कार्यपालिका नियंत्रण अभी नहीं पूछा है, न्यायिक नियंत्रण आ गया, विधायी नियंत्रण आ गया, तीसरा आएगा कार्यपालिका नियंत्रण। सुशासन की अवधारणा ये अभी नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ाऊंगा, टॉपिक है आपका। इसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 10 नंबर में आया, 125 शब्द में लिखना। आ गया बड़ा प्रश्न। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रारंभिक, तो ये पॉलिटी का टॉपिक, मान लो छत्तीसगढ़ हटा भी दो तो भी जो लिखना रहता आपको वही इसमें भी आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के लिए अलग से कानून नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर, फिर से वही करो, छत्तीसगढ़ हटा दो, विधानसभा के स्पीकर की शक्ति, जो लिखोगे वही है इसमें आएगा उत्तर, क्योंकि सेम है। छत्तीसगढ़ लगा के आपको घुमाया जा रहा है। शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत को समझाइए, कहां है ये? फिर से आ गया। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, पॉलिटी, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा, लास्ट में है प्रशासनिक ढांचा। छत्तीसगढ़ में विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए, पॉलिटी का टॉपिक, यहां भी पढ़ लेंगे। प्रस्तावना संविधान, पॉलिटी का टॉपिक। किन कारणों से लोक प्रशासन को सतत रूप से निजी प्रशासन में अपनाए जा रहे प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग करना पड़ रहा है? कहां पढ़ोगे? कहां? बोलो बोलो बोलो। 9 लोग प्रबंधन में ना, अभी तो पढ़ के उठे हो आप, इस उत्तर को लिख कर लाएंगे आप लोग कल, ठीक है? लिख लीजिए अपनी कॉपी में। किन कारणों से लोक प्रशासन को, किन कारणों से लोक प्रशासन को सतत रूप से निजी प्रशासन में अपनाए जा रहे, किन कारणों से लोक प्रशासन को सतत रूप से निजी प्रशासन में अपनाए जा रहे प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग करना पड़ रहा है, समझाइए, ठीक है? अब ये नहीं बोलना सर आपने ऐसा तो नहीं पढ़ाया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पे लिखना है इस उत्तर को, तो जरूरी नहीं ना कि हर कुछ सिलेबस में दिया हो, ठीक है? उत्तर आपके पास है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसके बाद अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता पर प्रकाश डालिए। अनुच्छेद क्या आएगा? 25। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उद्भव ने भारत में ई शासन की वृद्धि के लिए आवश्यक गति प्रदान की है। ई शासन आपका आ गया, ई गवर्नेंस तीसरी बार आ रहा है टॉपिक। उच्चतम न्यायालय को संविधान के भाग 3 में, तो 32 पर है, ये पॉलिटी का टॉपिक है।
और इस तरह से आपका ये सारा सिलेबस फिनिश होता है। तो एक रिलेशन समझ में आए सिलेबस और क्वेश्चंस के बीच में, इसको देखकर अंदाज लगाना है कि मुझे क्या पढ़ना है, और हर विषय में ये रणनीति होनी चाहिए आपकी। यदि ऐसा करके पढ़ते हैं तो आप हमेशा क्या होंगे, हमेशा दिशा के तहत बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग में बोला जाता है ना, स्टंप पे बॉलिंग करो, ये वही है, स्टंप पे बॉल करना। स्टंप मतलब सिलेबस आपका दिख रहा है और यहां से यहां बॉल फेंकना है आपको। सिलेबस से बाहर जाना है, थोड़ा बहुत बाहर जा सकते, कई बार वाइड गेंद फेंकने से कैच भी हो जाता है क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है ना। तो आपको उतना करना है, तो इतने ही सिलेबस से बाहर जाना जितने में प्रश्न बन जाए, और वो कितना जाना है वो मैं बताऊंगा। हर विषय का टीचर अपने अपने विषय में बताता है, क्योंकि प्रश्न आए हुए हैं, मैंने बता भी दिया। जैसे 7S मॉडल, उसको हालांकि संगठन के सिद्धांत के तौर पे पढ़ा जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है, आ रहा समझ। तो पहले जो सिलेबस है उसको याद करो। कई बार हमारा मन कहाँ भागता है, सर ये नहीं पढ़ाया गया, तो जो पढ़ाया उसको पढ़ लो, या जो सिलेबस है उसको पहले पढ़ लो। अनावश्यक प्रश्नों के पीछे मत भागो, वो तो असीमित है। और यही सीजीपीएससी के पास होने का मूल मंत्र है। चुपचाप सिलेबस और पीवाईक्यू देखो और उसके अनुसार अपनी पढ़ाई को गति प्रदान करो, दिशा प्रदान करो। आप देखोगे एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे आसान एग्जाम है, सबसे आसान। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस आधार पर आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए, बाकी कल हम लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, उनके लिए देखो, क्लासरूम एग्जाम हॉल में बैठे हुए मेरे भाई, दिमाग में जो आ जाए वो लिख के आओ। भाई क्या अननोन आएगा, इसको ना मैं गेस कर पाऊंगा ना आप गेस कर पाओगे। तो इसका एक ही तरीका है, यदि उस विषय से संबंधित कोई एक आध शब्द आपको पकड़ में आ रहा है, उस शब्द से संबंधित जो भी जानकारी उसको उठा के लिख दो उतने शब्दों में। कुछ तो नंबर देगा वो, कुछ नहीं से, एकदम अननोन है तो, ठीक है। वैसे ऐसे वाले प्रश्न बहुत कम आए, मतलब 100 में से एक आध आया होगा, तो 100 में एक की गिनती तो कोई मायने नहीं रखती। हाँ हाँ, उनके लिए अप्रोच यही करना है कि पहले तो टीचर जितना पढ़ा रहा है उतना पढ़ते चलिए, फिर दाएं बाएं भी थोड़ा सा भटकना है। जो हम लोग नोट्स देते हैं ना, वो इसीलिए देते हैं। नोट्स हमेशा ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा दिया जाता है, कारण समझ में आ रहा है? भाई आपको सिलेबस इतना पूछा है, हमने इतना पढ़ने बोला आपको, तो इतना पढ़ोगे तब तो होगा ना। और एकदम बिंदु इतना पूछा और हम इतना ही दे दें तो फिर आप पढ़ोगे कैसे? ज़्यादा पढ़ के उसको कम में किया जा सकता है, कम पढ़ के ज़्यादा कैसे करोगे? और ये विषय नया है, पहली बार ही पढ़ रहे हो आप, कुछ चीज़ें आप जानते हो, जैसे संचार थोड़ा बहुत सुना है, सिद्धांत नहीं पता आपको, ठीक है, यहाँ पढ़ोगे मेरे साथ। लेकिन आपको कुछ जगह दिमाग लगा। भाई टेक्स्ट बुक पढ़ते थे ना बचपन में, अलग से पढ़ते थे गाइड या टेक्स्ट बुक, वैसे यहाँ समझ लो कि थोड़ा सा अतिरिक्त 2-4 पेज पढ़ना पड़ेगा। और मैं टू द पॉइंट सब कुछ पढ़ा दूं और बोलूं इतने से ही आएगा, ये गलत है। क्लियर है? मैं सिर्फ सिलेबस को बांध दूं कि इतने में ही पढ़ लो और इससे बाहर आ गया तो थोड़ा बहुत दाएं बाएं मैं भी भटकूंगा, दाएं बाएं थोड़ा बढ़ूंगा आगे, उतने को झेलना है हमको, ठीक है। और यूपीएससी में तो क्या होता है, आप सोचो यूपीएससी में कैसे तैयारी होती है। सिलेबस इतना लिखा है और आता है यहां से इतना, तब क्या कर रहे हैं वहां? तो वहां पढ़ाने के लिए इतना पढ़ाना पड़ता है, इतना। और पढ़ने के लिए सोचो कितना पढ़ना पड़ता होगा, फिर हमें इतना पढ़ना पड़ता है, इतना, तब जाके यहां तक हम निशाना लगा पाते हैं। ये यूपीएससी है, इसीलिए आधी जनता भागती यूपीएससी से, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, जो जोर लगता है, ठीक है। तो चलो, आपका एग्जाम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको निकाला जा सकता है आसानी से, कंपटीशन भी कम है। मुश्किल से 1 लाख लोग ही बहुत ढंग से पेपर देते हैं, उसमें से भी यदि मैं एकदम वास्तविक गणना करूं तो मात्र 5,000 लोगों के बीच कंपटीशन, इससे ज़्यादा नहीं है आपके साथ, मात्र 5,000। 5,000 क्या मायने रखता है? बेस्ट परफॉर्मेंस दो आप। और जहाँ पढ़ाई कर रहे हो, मेरा मानना है, मैं तो अपने हिसाब से बेस्ट कहता हूँ अपने इंस्टीट्यूट को, कि आप अच्छा ही पढ़ रहे हो, उसका लाभ लो, आंसर लिखो, डाउट्स पूछो, घर में होमवर्क करके आओ। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।